गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुलना सिंह राजकीय कन्या उच्च विद्यालय से भौतिक विज्ञान की शिक्षिका आपको भौतिक विज्ञान के पहले 2 चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। इसके पहले विज्ञान की कक्षा में आपने रसायन शास्त्र के 2 चैप्टर के बारे में पढ़ा और जाना कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, यह दोनों चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले आप प्रकाश के बारे में जानिए कि प्रकाश होता क्या है। तो किसी भी आपकी आसपास की वस्तुएं हैं तो उनको देखने के लिए आपको प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर उस वस्तु पर प्रकाश जब तक नहीं पड़ेगा तब तक आपको वो वस्तु नहीं दिखेगी। अंधेरे में आप कुछ नहीं देख सकते। तो इसलिए हमें प्रकाश ऐसा एक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रकाश का परावर्तन है, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर कोई सतह है और उस पर प्रकाश की किरण आती है और टकराकर लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके अलावा हमें परावर्तन के लिए अच्छी परावर्तक सतहों की ज़रूरत है। तो समतल दर्पण एक हमारा अच्छी परावर्तक सतह का एग्जाम्पल है। ठीक है, समतल दर्पण वही है जो आप लोग रोज़ अपने दिनचर्या में यूज़ करते होंगे। सुबह सुबह अपना चेहरा देख के आते होंगे तो वो समतल दर्पण है। इसके अलावा जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वह भी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण भी आप दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, पर अभी हो सकता है कि आपको पता ना हो कि आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पर आगे जब मैं आपको बताऊँगी कि उसके कोई क्या उपयोग है तो आप जान जाएंगे। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं जो आपको जान लेने चाहिए। तो गोलीय दर्पण जो है हमारा, उसकी परावर्तक सतह जो होती है वह एक खोखले गोले का भाग होती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यह एक खोखला गोला है। मान लीजिए यह कांच का एक खोखला गोला है, तो इससे हमें एक गोलीय दर्पण मिल सकता है। जैसे खोखला गोला होता है, उसकी अंदर की सतह अगर कांच का है तो अंदर की सतह भी परावर्तक है और बाहर की सतह भी परावर्तक है। अब इसका एक टुकड़ा अगर हम ले लें, तो इसे हम एक गोलीय दर्पण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जो हमारा गोलीय दर्पण है इसकी जो मध्य बिंदु होती है, इस गोलीय दर्पण की जो लंबाई है इसकी जो मध्य बिंदु होगी उसे हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और इंग्लिश में पोल, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। और इस खोखले गोले का, हर एक गोले का या वृत्त का एक केंद्र होता है, जैसा कि आप जानते हैं। उस केंद्र से सतह की सारी दूरियां बराबर होती हैं। तो उस केंद्र को ही हम इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, जो कि हमारा C कहलाएगा। C हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब इस केंद्र से समतल इस खोखले गोले की सतह पर कोई भी दूरी अगर आप लें तो वो एक निश्चित दूरी ही होती है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। गोले के लिए त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम इस दर्पण की बात करें तो इस केंद्र से, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी भी हमारी इस खोखले गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। पर दर्पण के लिए हम इसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या और इसे हम R से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब अगर एक सरल रेखा से हम ध्रुव को इस वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो हम इसे कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, अब तो ये हो गए उसके संबंधित विभिन्न पद। पर हमारा जो गोलीय दर्पण है उसके 2 प्रकार भी होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो हमारा जो गोला है या फिर इसका जो दर्पण का एक भाग ले तो इसकी अगर बाहरी सतह को परावर्तित रखें और भीतरी सतह को हम रजतित कर दें, या सिल्वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, रजतित या फिर सिल्वर्ड कर दें, तो बाहरी सतह परावर्तक रह जाएगी। तो वह एक उत्तल दर्पण की तरह उत्तल दर्पण कहलाएगी। और अगर हमारा
भीतरी सतह परावर्तक है और बाहरी सतह को हम रजतित कर दें और उस पर पेंट चढ़ा दें तो यह हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। जैसा कि ये जो आपका एक प्लेन मिरर की तरह है, या तो इसके पीछे जो पेंट किया हुआ है या फिर सिल्वर्ड किया हुआ है, तो हम एक सतह परावर्तक रह गई और दूसरी सतह हमारी पेंट हो गई। तो इस तरह से इस सतह से हम परावर्तित नहीं हो सकता जो प्रकाश है हमारा, तो इसलिए हम अवतल और उत्तल दर्पण एक ही गोले से बना सकते हैं। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण आपने जान लिया। अब अवतल तथा उत्तल दर्पण से विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं के प्रतिबिंब के बारे में आपको पढ़ना है। अवतल तथा उत्तल दर्पण से विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। मतलब वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है। उसके बाद आपको अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में भी पढ़ना है। जैसे अवतल दर्पण हमारा ज़्यादातर हजामती लोग यूज़ करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, और उत्तल दर्पण हमारा कोई भी वाहन है उसके साइड मिरर में यूज़ होता है। जो आप स्कूटर या मोटरसाइकिल देखते हैं उसके साइड मिरर होता है, उसमें उत्तल दर्पण यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है वो मैं आगे आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी। उसके बाद आपका आता है चिन्ह परिपाटी। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थितियों को देखने के लिए, स्थिति या दूरियों का देखने के लिए या उसका ज्ञात होने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। अब चिन्ह परिपाटी जो हमारा है वह आपके गणित के एक चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति है क्लास 9 में, उसमें आपने उसी तरह का कुछ पढ़ा है कार्तीय निर्देशांक में, जिसमें दो अक्ष आपके होते थे, एक मूल बिंदु होता था, बाईं तरफ की दूरियां आपकी ऋणात्मक होती थी और दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक होती थी। ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है आपका जो भौतिक में है वह चिन्ह परिपाटी आपका गोलीय दर्पण से संबंधित है। तो उसमें क्या होता है कि जो मध्य बिंदु होता है, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, ध्रुव, अभी जो मैंने बताया था पोल जिसको कहते हैं, वह यहाँ पे मूल बिंदु की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर की दूरियां जब नापते हैं, जब वस्तु की दूरियां नापते हैं तो वह हम धनात्मक नापते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर इसके नीचे की दूरियां अगर हैं तो वह ऋणात्मक होती हैं। अब इसके बाईं साइड अगर आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में कोई दूरी नापेंगे तो वह होगी धनात्मक, और उससे उल्टी दिशा में मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक हो जाएंगी। ठीक है, तो हो गया चिन्ह परिपाटी। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है कि दर्पण का आवर्धन। अब दर्पण का आवर्धन आपका बताता है कि वस्तु और प्रतिबिंब में क्या तुलना है, मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है या फिर वस्तु से छोटा है या वस्तु के बराबर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब कैसे प्रश्न आते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न आपका आता है कि परावर्तन के नियम बताएं। तो परावर्तन के नियम आप जैसा अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो जानते होंगे कि दो होते हैं, इसलिए हम इसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 मार्क्स के होते हैं, तो एक एक मार्क्स आपके दोनों नियमों के लिए। तो ये नियम जानने से पहले आपको जानना है इससे संबंधित कुछ पद जो परावर्तन से संबंधित होते हैं। तो परावर्तन, जैसा मैंने कहा कि प्रकाश की किरण का एक सतह से टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश की किरण जब एक सतह से टकराती है तो उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और जब वह वहीं से वापस लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर यह जो हमारा आपतित किरण है वह टकराता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया एक लंब यानी आपका परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोले या फिर समकोण जो बनाता हो उस सतह पर, उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब यह जो अभिलंब है और हमारा जो आपतित किरण है, इन दोनों के बीच का बना हुआ कोण, कोई भी कोण जो बनता है हमारा 2 किरणों के बीच का होता है, तो हमारा जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का वह आपतन कोण कहलाता है, और जो हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का कि आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में पड़ने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपतित किरण अगर ऐसे पड़ रही है एक सतह पर और परावर्तित किरण इस तरफ जा रही है, एरो देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रकाश का किरण आया और कौन सा गया ये पता चलता है। और इस पर जो अभिलंब है ये तीनों एक ही समतल में पड़ने चाहिए, एक ही प्लेन में पड़ने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा नियम हमारा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों बराबर होने चाहिए मतलब इससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर पूछा गया कि आपतन कोण अगर 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 45 डिग्री का होगा। भले ही आपको 4 ऑप्शन में 0, 90 डिग्री ये सब दिया रहे, लेकिन आप 45 डिग्री पर ही टिक लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में पूछा जा सकता है या उससे कुछ आंकिक प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ज़्यादातर आपके गोलीय दर्पण से ही प्रश्न आते हैं, पर हो सकता है कभी 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ दिया जाए, ठीक है। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप समतल दर्पण रोज़ यूज़ करते हैं। तो पहली विशेषता जो है हमारी कि वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से दोनों बराबर होती है। जैसा कि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं समतल दर्पण के और उसके पास अगर जाने लगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वह भी आपके पास आता दिखाई देगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि जितना आप दर्पण से पास रहेंगे आपका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही आपके पास रहेगा। दूसरी जो विशेषता है वह है वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच है तो आपका प्रतिबिंब भी 5 फीट 5 इंच का ही बनेगा, ना उससे बड़ा बनेगा ना उससे छोटा बनेगा समतल दर्पण के लिए, ठीक है। और तीसरी विशेषता यह है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, मतलब जहाँ आपका सर है वहाँ से आपका सर बनता है और जहाँ आपका पैर है वहाँ आपका प्रतिबिंब में सर मतलब पैर दिखाई देता है। और प्रकृति जो है, जो हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति है वह काल्पनिक होती है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहें, और उसका जो अपोजिट होता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? जब जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं वह परावर्तन के बाद किसी एक ही बिंदु पर मिलती हुई, वास्तव में मिलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे परावर्तन के बाद अगर एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं तो यह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज बोलेंगे। और अगर हमारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से आती हुई दिखाई देंगी, अगर आती हुई दिखाई देंगी मतलब वास्तव में मिलेंगी नहीं, पीछे से उस बिंदु से आती हुई दिखाई देंगे तो यह हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हमारा जो दर्पण है, जो समतल दर्पण, उसमें हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हमारा गोलीय दर्पण से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिसारी तथा अपसारी दर्पण में क्या अंतर है, या फिर 2 नंबर में आपका लघुत्तरी में यह भी पूछा जा सकता है कि अभिसारी तथा अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, या फिर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में से कौन सा अपसारी है या कौन सा अभिसारी है। और उससे रिलेटेड ही एक सवाल पूछा जा सकता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। अब फोकस दूरी के बारे में, इस अभिसारी और अपसारी के बारे में जब मैं बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसा हमने देखा था कि अवतल और उत्तल दर्पण जो होते हैं तो उसमें जो परावर्तन होता है, तो उसमें से जो हमारा अवतल और उत्तल दर्पण है, एक दर्पण हमारा अभिसारी है और एक दर्पण हमारा अपसारी है। तो यह कैसे है कि जो हम फिगर में देखेंगे कि हमारा जो अवतल और उत्तल दर्पण है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती जो किरणें हैं, हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती जो किरणें हैं, वह परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से
एक निश्चित बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। जो हमारे फिगर में हम देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती जो किरणें हैं हमारी, वह एक निश्चित बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। यह हमारा उत्तल दर्पण में होता है, उत्तल दर्पण में। और हमारा जो अवतल दर्पण है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह भीतरी होती है, तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होती प्रतीत होती है। केंद्रित का इंग्लिश अगर आप देखेंगे तो वो होता है फोकस करना, है ना। तो एक जगह पे अगर केंद्रित होती प्रतीत होती है, इसको हम अभिसरित होती भी प्रतीत बोल सकते हैं, अभिसरित होती दिखाई देती है। तो हमारा जो अवतल दर्पण है वह हमारा क्या कहलाएगा, अभिसारी दर्पण। और जो हमारा उत्तल दर्पण है वह हमारा क्या कहलाएगा, अपसारी दर्पण। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होती है, यह जो बिंदु मैंने बताया, जिस बिंदु पर फोकस होती दिखाई देती है, केंद्रित होती दिखाई देती है या फिर उससे बाहर निकलती दिखाई देती है, उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। और इसी बिंदु की दूरी ध्रुव से इसी बिंदु की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो हम जानते हैं कि यह जो फोकस दूरी है हमारी, जो ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी है, यह हमारी दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब R कैपिटल R बाई 2। तो अगर हमारा 7 सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या है, तो हमारी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 का आधा होता है 3.5 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण और अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण होता है। अब आगे के सवाल में हम देखेंगे कि किरण, जैसे ये फिगर में मैंने आपको बताया कि जो हमारा अपसारी दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण, उसमें एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और अभिसारी दर्पण में एक निश्चित बिंदु पर फोकस होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें हम किरण आरेख के बारे में जानेंगे कि प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे बनता है अवतल और उत्तल दर्पण में। तो जो गोलीय दर्पण है हमारा, उसमें जो गोलीय दर्पण, जैसे समतल दर्पण था उसमें तो एक ही दिशा में मुख्य जैसे समांतर किरणें ही आती थी, लेकिन जो हमारा गोलीय दर्पण है, अब उस पर किसी भी दिशा में आपतित किरणें आ सकती हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणें किसी भी दिशा में आपतित हो सकती हैं। तो उसमें से कौन सी दिशा में आएगी तो कौन सी दिशा में वापस जाएगी, मतलब परावर्तन के बाद किस तरफ वापस जाएगी, यह भी हमें देखना है। तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र की दिशा में प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आती है तो प्रकाश की किरणें कहाँ से परावर्तन के बाद जाती है। उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि फोकस की दिशा में आती है तो कहाँ से जाती है, या फिर वक्रता केंद्र से और ध्रुव से होती हुई जाती है तो फिर कहाँ से जाएंगी परावर्तन के बाद। तो हम देखेंगे जैसे फिगर में, ये तो आपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर अवतल या फिर उत्तल दर्पण में जो किरणें आएंगी तो वो एक निश्चित बिंदु जो हमारा फोकस कहलाता है उससे या उत्तल दर्पण के केस में आती हुई प्रतीत होंगी और अवतल दर्पण के केस में उसी बिंदु पर केंद्रित होती अभिसरित होती प्रतीत होंगी। यह तो आपने जान लिया। अब दूसरा आपका केस है कि अगर फोकस की दिशा में आपकी जो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो कहाँ से जाएंगी। तो आप यह जान लें कि जो भी प्रकाश की किरणें हैं, अगर परावर्तन हो रहा है, इन दर्पण में परावर्तन जैसे होता है, तो वो परावर्तन के नियम का पालन करके ही होगा। तो परावर्तन के नियम का पालन करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपतन कोण चाहिए, परावर्तन कोण चाहिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यह जो किरणें हैं
वह परावर्तन के नियम का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो जब फोकस की दिशा में हमारी किरणें आएंगी, ये मैं अवतल दर्पण का किरण आरेख बना रही हूँ, तो फोकस की दिशा में जब किरणें आएंगी तो यह हो गई हमारी आपतित किरण। अब हमें एक अभिलंब चाहिए, तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से खींचा गई दूरी, जो खींचा गया सरल रेखा होती है हमारी, वह उस बिंदु पर किसी गोलीय दर्पण की सतह पर अभिलंब होती है। ठीक है, तो यह हमारा अभिलंब का काम करेगी। यह हो गया हमारा आपतन कोण। अब इसी के बराबर हमें परावर्तन कोण बनाकर परावर्तित किरण को ले जाना है। ठीक है, तो हमारी परावर्तित किरण कहाँ से गई? मुख्य अक्ष के समांतर यानी उसके पैरेलल, इंग्लिश में जो बोलेंगे पैरेलल गई। और उसके बाद का जो केस है हमारा वो यह ध्रुव पर अगर आपतित किरण पड़ेगी तो वह दूसरी तरफ उतना ही कोण बनाती हुई लौट जाएगी। अब जो चौथा केस है हमारा, यही हमारा प्रश्न था कि वक्रता केंद्र की दिशा में अगर कोई किरण पड़ेगी तो वह कहाँ से परावर्तित होकर जाएगी। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा जो होती है, वक्रता केंद्र से अगर हम सरल रेखा खींचते हैं तो वह इस गोलीय दर्पण पर लंब होती है, अभिलंब बोलेंगे जिसको। तो अभिलंब भी अगर यही हो गया और आपतित किरण भी अगर यही हो गई, तो मतलब दोनों जो रेखा है, दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे पर अगर ये एक दूसरे पर ही हो गई, तो फिर हमारा जो कोण है वो कितना बनेगा? 0 डिग्री का, 0 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है अभिलंब और हमारा आपतित किरण के बीच। तो I हो गया हमारा 0। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। तो दोनों 0 हो गया, मतलब इसी पूर्व पथ पर लौट जाएगी हमारी परावर्तित किरण भी, इसी पूर्व पथ पर लौट जाएगी। तो यह हो गया आपके किरण आरेख। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको ये जो मैंने 4 केसेस बताए कि इसमें से ही कोई भी दो किरणें अगर आप परावर्तन के बाद जहाँ मिलती है, कम से कम 2 किरणों को अगर ले लेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वह बन जाएगा। क्योंकि सारी किरणें जब परावर्तन के बाद जहाँ मिलती हैं या जहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, वही हमारा प्रतिबिंब होता है। तो अगर हम कम से कम 2 किरणों को बना लेंगे उन परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वह बन जाएगा। तो अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक अवतल दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब की किरण आरेख खींचें जब वस्तु को रखते हैं फोकस पर, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, फोकस तथा ध्रुव के बीच। तो मतलब यहाँ पे तो 4 केसेस मैंने लिए हैं, वैसे बहुत जगह हो सकता है, जैसे अनंत पर रखें, फिर हम वक्रता केंद्र के पीछे रखें वस्तु को, फिर वक्रता केंद्र पर रखें। तो इस तरह से जहाँ भी रखें तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो अब जो पहला केस है वह है फोकस पर अगर हम उस वस्तु को रखते हैं। तो फोकस पर जब वस्तु को रखते हैं तो हम पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें से कोई भी 2 किरणों को ले लेंगे, बना लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस पर हमारी वस्तु रखी हुई है, फोकस पर। अब हम एक किरण वो ले लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से जाती है? फोकस से। ठीक है, तो फोकस से जाती है। और दूसरी किरण अगर हम वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण ले लें तो वह वही पूर्व पथ पर लौट जाती है। तो हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण यह दोनों आपस में समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो समांतर होने का अर्थ क्या है? समांतर किरणें, जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि समांतर किरणें कहीं भी नहीं मिलती, सीधे जाकर अनंत पर मिलती हैं, यह तो हम जानते हैं। और हमने अभी जाना कि प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ पे परावर्तन के बाद कम से कम 2 किरणें या सारी किरणें मिलती हैं। तो हमारा अगर समांतर किरणें, यह दोनों किरणें अनंत पर मिलेंगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा हमें? वह भी अनंत पर ही मिलेगा। ठीक है, और चूंकि यह दर्पण के उसी तरफ प्रतिबिंब बना है जिस तरफ वस्तु रखी है, तो इसलिए हमारा प्रतिबिंब जो होगा वह
वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड केस है वह फिगर में जैसा देखेंगे हम कि सेकंड केस हमारा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु रखी हुई है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु रखी हुई है तो एक किरण हमने वही मुख्य अक्ष की समांतर वाली ले ली और एक वो जो वक्रता केंद्र से जाएगी, तो यह दोनों आपस में जाकर यहाँ पर मिलती है वक्रता केंद्र के पीछे, और हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक तथा उल्टा। उल्टा प्रतिबिंब बना है ना, मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो और उल्टा बना है। अब अगर हम ये वाला केस ले, अभी तक तो वास्तविक प्रतिबिंब ये तीनों में बनेगा, लेकिन जो चौथा केस है हमारा वह है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है, तो फोकस तथा ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो जब हम किरण आरेख इसके बनाएंगे तो एक किरण तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से, और अगर वक्रता केंद्र वाली जो किरण है वह इस तरह से जाएगी कि दोनों जो किरणें हैं आपस में अपसरित दिखाई देंगी, मतलब फैलती हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो आपस की जो दूरी है वह बढ़ती चली जा रही है, तो यह आगे तो कहीं भी जाकर नहीं मिलेगी। समांतर किरणें भी अनंत पर जाकर मिलती हैं, लेकिन जो ये किरणें हैं इस तरफ इस दिशा में कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये फैलती चली जा रही है। लेकिन अगर हम इसकी पीछे की रेखा मिलाएं तो यह दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिल सकती हैं और इस बिंदु पर ही हमारा फिर प्रतिबिंब बनेगा। और क्योंकि यह इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो मैंने कहा था कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह ऐसा होता है कि परावर्तन के बाद जो किरणें हैं वह एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वही हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इसमें देखिए आपको आभासी प्रतिबिंब भी मिला और सीधा है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। तो इसके बाद जो टेबल है उसमें मैंने दे दिया है कि और भी जो केसेस होंगे आपके वो आप बना के देखिएगा, और कुछ अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जैसा कि अभी तक मैंने फोकस पर वाली जो केस है उसको डिस्कस किया कि अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं उत्तल दर्पण के से बने किरण आरेख से। हाँ, उसके पहले आप अवतल दर्पण के उपयोग भी जान लें। जैसे एक तो मैंने बता दिया कि दाढ़ी बनाने के लिए, अब दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण है वह निकट रखी वस्तु का, निकट अगर हमारा चेहरा अवतल दर्पण से निकट रखा रहेगा तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनाता है और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखा रहेगा, इसके पीछे के अगर टेबल में हम जाएंगे तो जो हमारा जो फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखा रहेगा जो हमारा वस्तु है तो हमारा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए हम दाढ़ी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट में यूज़ करते हैं। और तीसरा है हमारा डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसा अगर प्रकाश की किरण डॉक्टरों के इस अवतल दर्पण पर पड़ती है तो सारी किरणें एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती हैं। जो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण हमारा क्या दर्पण है, अभिसारी दर्पण है, तो मतलब एक ही जगह पर वह केंद्रित कर देता है परावर्तन के बाद की किरणों को। तो इसलिए हम नहीं मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे से इलाज कर पाते हैं। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। तो उत्तल दर्पण से हमारे जो बने प्रतिबिंब हैं उनका भी एक टेबल मैंने दे दिया है कि कहाँ पे रखने पे। उत्तल दर्पण से ज़्यादातर हमारा हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उससे जो प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल दर्पण से भी अगर प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उपयोग से प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, एक न एक पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है उपयोगों से। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों होता है, या तो ऐसे पूछ सकता है या पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। ठीक है,
तो क्यों होता है उत्तल दर्पण का उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है साइड मिरर में क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वह आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम जो पीछे के जो गाड़ियां हैं, आती हुई गाड़ियां, उन्हें हम बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ देख सकते हैं और पूरा उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा तो गाड़ियों के हो सकता है सिर्फ हेडलाइट दिखे या फिर सिर्फ उसका ये मोटर कार दिखे, तो इसलिए हमें आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब चाहिए। और उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, इधर की सतह उसकी परावर्तक होती है, जिसकी वजह से उसका जो दृष्टि क्षेत्र है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा उत्तल दर्पण है उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम गाड़ियों के साइड मिरर्स में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद जो हमारा है वह आता है कि दर्पण का आवर्धन से अगर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र या दर्पण आवर्धन दोनों के आंकिक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो दर्पण सूत्र से आपके जो प्रश्न होंगे वह कुछ इस तरह से हो सकते हैं। दर्पण सूत्र आप पहले जान लें कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसका 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें जो v है वह हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है, कहाँ से? दर्पण से। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u हमारा होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी होती है। और f जो है हमारा फोकस दूरी होती है। तो इन तीनों में से कोई दो आपको दे दिए जाएंगे और आपको तीसरा निकालना रहेगा। अब इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय चिन्ह परिपाटी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण है उसके लिए जो हमारा वस्तु की दूरी होती है वह हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि हम दर्पण से बाईं की ओर उसका वस्तु को हमेशा रखते हैं। तो हमारे जो फोकस दूरी है वह भी हमारा क्या आता है? ऋणात्मक आता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो प्रतिबिंब है वास्तविक भी बनता है। और उसके बाद आपका आवर्धन, जो दर्पण का आवर्धन है वह हमें बताता है कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के बीच में क्या रिलेशन है। तो दर्पण का जो आवर्धन होता है वह होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। एक फॉर्मूला इसका ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दर्पण से, उसका भी अनुपात आप ले सकते हैं। दोनों में से जो आपको दिया हो वो आप ले सकते हैं। अगर हमारा जो आवर्धन है, m से डिनोट करते हैं जिसको, वो अगर ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक आने का अर्थ है कि हमारा जो प्रतिबिंब बना है वह उल्टा बना है। क्योंकि मैंने कहा था चिन्ह परिपाटी के अनुसार नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तभी तो ऋणात्मक आएगी आवर्धन जो है हमारा, ठीक है। और अगर 1 से छोटा होता है 0.25, मतलब कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से छोटा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन की ओर। तो प्रकाश का अपवर्तन जो हमारा है वह क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वह अपवर्तित हो जाती हैं। अपवर्तित होने का अर्थ है कि उसकी दिशा में, प्रकाश की दिशा में या उसकी चाल में, दोनों में ही परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि आप देखते होंगे, अगर कांच की ग्लास है और उसमें अगर आप पेंसिल रखे हैं तो वह थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी या थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब अपवर्तन और परावर्तन में यही अंतर है कि परावर्तन में एक ही माध्यम में परावर्तित किरण और आपतित किरण होती है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि हमारा माध्यम चेंज हो जाता है। अब प्रकाश की चाल से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अपवर्तन होता है तो जो हमारा प्रकाश की चाल है वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो प्रकाश की चाल से पूछा जा सकता है, जो आपका प्रश्न है कि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल में क्या परिवर्तन होता है और अपवर्तन कोण भी कितना होता है, घटता है, बढ़ता है या उसके बराबर रहता है। तो हमारा जो अपवर्तन होता है तब प्रकाश की चाल जो है, जैसा आप फिगर में देखेंगे एक चीज़ कि यह हमारा आपतित किरण है। आपतित किरण है जो दो
माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ता है वह हमारा आपतित किरण कहलाता है। और आपतित किरण और अभिलंब जो इस सतह पर खींचा गया है उससे बनने वाला कोण हमारा आपतन कोण कहलाता है। अब जो अपवर्तन के बाद जो किरण जाती है वह जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। और यह दूसरे माध्यम में होता है, अपवर्तन हमारा दूसरे माध्यम में होता है। तो क्या होता है कि जैसा कि आप देखते होंगे जब आप रोड पे चल रहे हैं तो आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन अगर रोड पर पानी भरा है, बारिश का दिन है, तो आपको चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो वैसा ही प्रकाश के साथ भी होता है कि जब विरल माध्यम होता है जैसे कि वायु, तो उसमें वह थोड़ी तेजी से चलता है किसके संबंधित, अगर कोई सघन माध्यम आ गया, मान लीजिए कि सघन माध्यम आ गया कोई, जैसे कांच हमारा आ गया, तो उसमें हमारा जो प्रकाश की किरणें हैं वह थोड़ी सी उसकी दिशा में परिवर्तन होता है और उसकी चाल भी परिवर्तित होती है। तो जब सघन माध्यम आता है तो प्रकाश की चाल घट जाती है, प्रकाश की चाल भी घटती है। और अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण में क्या परिवर्तन होता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो हमारा जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हमारा जो अपवर्तन कोण है वह जो हमारा आपतन कोण है उससे कम होता है। ठीक है, तो अपवर्तन कोण भी घटेगा और हमारा प्रकाश की चाल भी घटेगी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो जाएगा, और इसी का ठीक उल्टा होगा जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि अपवर्तनांक, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपवर्तनांक क्या अर्थ है। ठीक है, तो अपवर्तनांक, और इससे आंकिक प्रश्न भी आ सकते हैं अपवर्तनांक निकालने के। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब शून्य बोल सकते हैं या फिर एकदम खाली जहाँ पे वायु भी ना हो, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यह दोनों का अनुपात जो है हमारा वह अपवर्तनांक कहलाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से डिनोट करते हैं और उस माध्यम में प्रकाश की चाल अगर V ले लें, C हमारा हमेशा एक कांस्टेंट रहता है और वह होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल अगर आपको पता है तो आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि अगर एक माध्यम में प्रकाश की चाल 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो बताइए कि अपवर्तनांक क्या होगा उस माध्यम का। और हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अब हम आगे देखेंगे कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, यह आपका अगला प्रश्न होगा कि अपवर्तन के नियम बताएं। तो अपवर्तन के नियम, पहला वाला बिल्कुल परावर्तन जैसा है। दूसरा नियम जो है हमारा इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम कहता है कि जो हमारा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है, वह कभी भी चेंज नहीं होता। तो sin I/sin R = कांस्टेंट, यह हमारा स्नेल का नियम है। और इससे आपको आंगिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। I और R दे देगा आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण, और पूछेगा कि स्नेल के नियम के अनुसार sin I/sin R कितना होगा। और यह एक नियतांक जो होता है वह हमारा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक का अर्थ है कि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात, जो इसके आगे जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वह दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात होता है। ठीक है, अब हमारा जो लेंस है, इस जो परावर्तन में था वो हमारा था कि दर्पण के बारे में, और अपवर्तन में हमारा लेंस के बारे में। तो लेंस हमारा दो तरह के होते हैं। एक हमारा अवतल लेंस होता है जो कि बीच से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस की तरह भी आप यूज़ करते हैं उत्तल लेंस को, जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, तो इसमें अवतल और उत्तल लेंस में यही अंतर होता है कि उत्तल लेंस में दोनों जो उसके तल होते हैं वह उत्तल होते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण की तरह, तो दोनों तल उत्तल होते हैं तो यह उत्तल लेंस होता है, और अगर दोनों तल अवतल होते हैं तो अवतल लेंस होता है। अब इससे जुड़े किरण आरेख भी आपको बताए जा सकते हैं और इनसे पूछे जा सकते हैं।
जो हमारा अवतल लेंस होता है इसमें वह होता है अपसारी लेंस, और जो उत्तल लेंस होता है वह अभिसारी। जैसा आप देख सकते हैं, अब दर्पण में देखा था कि एक जगह पर जो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें हैं अपवर्तन के बाद एक जगह पर केंद्रित हो रही हैं, तो यह हो गया अभिसारी लेंस और यह हो गया अपसारी लेंस। इसके बाद आपका जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट है वह है कि जो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उसके लिए भी मैंने टेबल दे दिया है कि जो आपका अपवर्तन के बाद कैसे कैसे जो आपकी पर अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है। और लास्ट में आपका आता है अपवर्तन में कि किसी दर्पण की शक्ति। तो किसी दर्पण की जो शक्ति होती है वह हम P से हम उसे डिनोट करते हैं। तो दर्पण की शक्ति मतलब दर्पण की क्षमता जो है वह हमारा फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी जो हमारी हो गई किसी लेंस की, उसके व्युत्क्रम होती है। तो अगर आपको दे दिया गया है कि 50 सेंटीमीटर का अगर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति जो हमारा निकालेंगे वह 1/f करके 1/50 करके, और इसमें भी आपको चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है क्योंकि अवतल लेंस में जो हमारी फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। तो इसलिए हम निकाल लेंगे इससे -50 करके -2 डायोप्टर। ये जो D है हमारा मात्रक होता है लेंस की शक्ति का, और इसे हम डायोप्टर कहते हैं और शॉर्ट में हम इसे D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इससे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वह आप कमेंट बॉक्स या और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके होमवर्क दिए रहेंगे। तो ठीक है, जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।